हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन इन्वेस्टमेंट थीम्स। आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट थीम्स वीडियो सीरीज़ में एक और वीडियो के लिए। दोस्तों मैं कुछ डेटा क्रंच कर रहा था। आपको तो पता है ना मुझे डेटा से कितना प्यार है। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में खून कम है और डेटा ज़्यादा है। बहुत मज़ा आता है डेटा के साथ खेलने में, उसके साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने में, उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आता है, गुदगुदी होती है। और अगर आपको डेटा से प्यार है ना, तो शेयर बाज़ार से आपको प्यार होना ही है। मैं कुछ डेटा क्रंचिंग कर रहा था तो समझ में आया कि जो निफ्टी है अ, वो पिछले 1 साल के अंदर में तकरीबन 40% बढ़ा है। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल के अंदर में, 4 अप्रैल को। शायद वीडियो नेक्स्ट वीक रिलीज़ होने वाला है। तो मोटा-मोटी 40% निफ्टी तेज़ है, लेकिन बैंक निफ्टी जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो 17-18% ही खाली तेज़ है। इसका मतलब ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले 1 साल के अंदर में। और मैं यही डेटा पिछले 5 साल का अगर आपसे बात करूं तो निफ्टी जो है वो 93% तेज है और बैंक निफ्टी जो है वो केवल 60% तेज है। 60, हाँ, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 5 साल के अंदर में निफ्टी को, निफ्टी 500 को, निफ्टी नेक्स्ट को, स्मॉल कैप इंडेक्स को, मिड कैप इंडेक्स को, सारे मार्केट ओवरऑल को जो बैंकिंग सेक्टर है उसने अंडर परफॉर्म किया। तो मेरे को ना ये पसंद नहीं आई बात। मेरे को लगा यार एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ग्रोथ विजिबल है, जहाँ पे ग्रोथ के लिए ईंधन की रिक्वायरमेंट है और विटामिन एम जो है ना, मनी मनी मनी, इसका सबसे बड़ा रोल होता है इस तरह की इकोनॉमी के अंदर में नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ को लेके जाने में। तो क्यों बैंकिंग सेक्टर इतने अंडर परफॉर्मर रहे और क्या हमको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर के अंदर में देख सकते हैं जिनको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। चले, तो आज का जो डिस्कशन करेंगे इन्वेस्टमेंट थीम में वो होगा बैंकिंग सेक्टर पे। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है। चालू करने से पहले थैंक्स करूंगा मेरी टीम मेंबर्स को जिन्होंने इतना प्यारा कंटेंट मेरे लिए बनाया, मुझे सिखाया इस सेक्टर के बारे में ताकि मैं आपको सिखा सकूं। दूसरी बात, चालू करने से पहले अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं 19 साल से शेयर बाजार में हूँ और ये मेरा शौक है कि मैं सबको सिखाता हूँ ताकि सब अपने पैरों पे शेयर बाजार में खड़े हो सके। मेरी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, अर्जी है आपको कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट है इस साल 2024 में। तो आप अगर मुझसे जुड़ जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और यूट्यूब को भी खुशी हो जाएगी कि चलो ये बंदा से लोग जुड़ रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए बैंकिंग सेक्टर पे बातचीत करते हैं। पीपीटी सामने है, मैं यहाँ हूँ, आप बैठे हैं और चर्चा चालू करते हैं। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाला हूँ। एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर चर्चा करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पे बातें करेंगे। तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक रखना है बिकॉज बहुत ही एग्जॉस्टिव मैंने बनाने की कोशिश की है मेरी टीम के साथ में। तकरीबन आधा घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, पेशेंस रखिएगा और आपको बताऊंगा कि ये नॉलेज के साथ में पैसा कैसे बनाना है। बिकॉज फाइनली इफ एनीथिंग इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मनी इट बिकम्स एन एकेडमिक एक्सरसाइज। और हम लोग यहाँ पर एकेडमिक्स के लिए नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पर शेयर बाजार से पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, है ना? करेक्ट। चलिए चर्चा चालू करते हैं। ये है निफ्टी का इवोल्यूशन पिछले 2 डिकेड से। 2004 में देखोगे ना तो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें बैंकिंग भी आ गया, नॉन बैंकिंग सब कोई आ गए, वो तकरीबन 12.8% हुआ करता था निफ्टी में। तो आपको निफ्टी नहीं पता होगा तो निफ्टी बेसिकली 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है जहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। 20 साल पहले फाइनेंशियल सर्विसेज 12.8% था और आज की डेट में 32.5% हो गया है। इसका मतलब तकरीबन 1/3, 1/3 निफ्टी इज बैंकिंग। So if market has to perform, banking ideally should perform. Although it has not happened in last couple of years, right? But आने वाले टाइम में देखिए क्या होता है, सेक्टर रोटेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। कभी कोई सेक्टर लीड कर लेता है, कभी कोई सेक्टर लीड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार लास्ट 5 साल का तेजी में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, मेटल्स माइनिंग, ऑटोमोबाइल, इन सब ने लीडरशिप ली थी। आने वाले 5 साल के अंदर में क्या होगा, किसका लीडरशिप होगा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसको लीडरशिप में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। कैसे?
जहाँ उसका डिटेल डिस्कशन से पहले मैं साथ साथ में चाय भी पी रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि शाम का समय है, माहौल वैसा बना हुआ है कि बात करते करते चाय की सिप होती जाए तो फिर बहुत फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन हो जाती है ना। तो कुछ बैंकिंग मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे आपके स्क्रीन के सामने। कासा, कॉस्ट ऑफ फंड, स्प्रेड्स, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कैपिटल एडुकेशन रेशियो, प्रोविजन कवरेज रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट परफॉर्मिंग एसेट। ये मोटा मोटी 10 कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को समझना चाहते हैं तो ये 10 कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक एक करके चलते हैं। कासा, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, बहुत ही सिंपल है। जो थोड़ा बहुत भी आपको बैंकिंग रिलेशनशिप के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि करंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, और ये सबसे सस्ता बोरोइंग है बैंक के लिए, सबसे सस्ता कैपिटल है बैंक के लिए। जिस बैंक के पास कासा रेशियो बहुत हाई है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, सीधी सी बात है, क्योंकि सबसे सस्ता पैसा जिस बैंक के पास होगा या एक्सेस टू सबसे सस्ता पैसा जिस बैंक के पास होगा उसके लिए बहुत सही है। क्योंकि अल्टीमेटली बैंक का कमाई कैसे होता है? सस्ता पैसा, महंगा लेंडिंग, बीच में जो गैप है उसी को कमाई कहते हैं। तो कासा रेशियो इज इक्वल टू करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट इनटू 100, बराबर है। कॉस्ट ऑफ फंड, टोटल इंटरेस्ट ऑन ऑल बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय टोटल बोरोइंग एंड डिपॉजिट। जैसे बैंक जो है कस्टमर लोग से बोरोइंग करते हैं, कैसे करते हैं? डिपॉजिट्स, प्लस बैंक दूसरे लोगों से भी बोरो करते हैं, चाहे वो आरबीआई से बोरोइंग है चाहे दूसरे बैंक से बोरोइंग है, बिकॉज बैंक को कैपिटल की नीड होती है। जब बैंक को लेंड करना होता है तो उसका कैपिटल चाहिए। दो सोर्स हो सकता है ना, या तो वो डिपॉजिटर्स के पैसे को लेंड करेगा या कहीं और से बोरो करके लेंड करेगा। तो कॉस्ट ऑफ फंड कितना लग रहा है बैंक का, वो इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट ऑफ ऑल बोरोइंग्स डिवाइडेड बाय टोटल बोरोइंग एंड डिपॉजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके। स्प्रेड, जो कि मैंने पहले कहा ना, स्प्रेड का मतलब क्या हुआ भैया? कितना खर्चा लगा, कितना कमाई हुआ, उसका जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड करते हैं। तो ग्रॉस एडवांस स्प्रेड इज इक्वल टू ग्रॉस एडवांस यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ फंड। एडवांस यील्ड मतलब जो बैंक लेंड करती है उस लेंडिंग से उनको ब्याज की कमाई होती है ना भाई। जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं या कुछ भी आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना बैंक को, तो बैंक के लिए तो वो अर्निंग हो गई, माइनस जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स बोरिंग मीन्स डिपॉजिट। तो जो डिफरेंस है, तो जैसे 13.4 5.7 डिफरेंस 7.7, अभी 13.4 6.3 मतलब 7.1। तो जितना ये कम होगा उतना बैंक के लिए खराब है, बराबर। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन एसेट, कितना एसेट बेस है बैंक के पास में? तो अब एसेट तो बैंक के लिए क्या है? पैसा, पैसे ही तो बैंक का एसेट है। तो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब नेट इनकम, नेट इनकम के अंदर में इंटरेस्ट इनकम भी आ गया, कोई फीस इनकम भी आ गया, कुछ भी हो गया, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज योर रिटर्न ऑन एसेट। जितना ज्यादा रिटर्न ऑन एसेट होगा उतना ही अच्छी बात है। टिपिकली क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में रिटर्न ऑन एसेट कम होता है। हाँ, अब तो आपको तो पता ही है क्या रीज़न है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर में रिटर्न ऑन एसेट रिलेटिवली ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बेटर होती है। एटलीस्ट हमारी धारणा ये और नंबर भी हमको यही बताने की कोशिश करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सिंपल सी बात है, जो भी नेट इनकम है डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल। देखिए, एसेट टोटल और इक्विटी कैपिटल में डिफरेंस हो सकता है। एसेट इज बेसिकली इक्विटी प्लस बोरोइंग वगैरह कुछ भी बैंक ने किया है उसको मिला के, तो बैलेंस शीट पे एसेट साइड हो गया और इक्विटी कैपिटल हो गया कि भाई बैंक के पास में जो प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कैपिटल, ये जो है कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय। क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होता है इनके अंदर में टिपिकली, अगर आप ग्राफ देखो ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक में टिपिकली आरओई बेटर होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में टिपिकली आरओई जो है वो पुअर होती है, लेकिन ये बेटर हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2018 के बाद। इसीलिए आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कितनी तेजी आई, क्योंकि उनका आरओई और बेटर हो गया। मैं बाद में बताऊंगा क्या रीज़न है क्यों बेटर हुआ। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये तो बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम इनटू 100। इस पे भी आप देखो क्या होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम कॉन्सेप्चुअली कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं कि अगर 1 रुपया कमाने के लिए तुमको 1.5 रुपया खर्चा करना पड़ गया तो तुम तो 50 पैसे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हो, विच इज नॉट अ गुड बिजनेस।
जो स्टार्टअप्स में टिपिकली होता है। बैंक्स आर वेरी वेरी माइंडफुल कि भैया 50 से 60% हमारा कम से कम कॉस्ट टू, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो होना चाहिए। तो अब देखो जितने भी बड़े बैंक्स हैं ना, HDFC, ICICI, एक्सिस, इनका ये रेशियो बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत हाई है, कम खर्चा करके वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन जो रिलेटिवली नए बैंक है, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, या जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका टिपिकली कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो काफ़ी हाई होता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए RBI क्या है, RBI चाहता है कि भैया बैंक को डिफ़ॉल्ट मत करने दो। अगर कुछ भी रन टू दी बैंक आया तो आपके पास इनफ कैपिटल होना चाहिए कि आप अपना ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज बेसिकली दी Tier 1 एंड Tier 2 कैपिटल यू हैव टू मेंटेन so that if any liquidity requirement comes, you are hedged. So Tier 1 capital plus Tier 2 capital divided by risk weighted asset. रिस्क वेटेड एसेट का मतलब पता क्या है? हर एसेट अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। अब जैसे किसी ने मुझे लेंड कर दिया तो मेरा रिस्क कम है, करेक्ट। और यही अगर किसी ने राखी सावंत को लेंड कर दिया तो उसमें रिस्क ज़्यादा है कि नहीं। तो हम लोग दोनों का वेटेजेस चेंज हो जाएगा, एसेट क्वालिटी चेंज हो जाएगी। गाड़ी का लेंडिंग का एसेट क्वालिटी अलग है, फैक्ट्री का लेंडिंग का एसेट क्वालिटी अलग है, लाइट का लेंडिंग का, हर चीज़ का एसेट क्वालिटी अलग है। तो ये रिस्क वेटेड एसेट जो है ये बेसिकली एक इम्प्रोवाइजेशन है कि टोटल एसेट नहीं कंसिडर करके हम रिस्क को वेटेज देते हैं। तो Tier 1 प्लस Tier 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इज द कैपिटल एडिक्वेसी। टिपिकली 8 से 12% जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसको सही माना जाता है। उसके बाद है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई कितना हमारे पास रिटर्न आया माइनस कितना हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ गया। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स माइनस इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट साइज, ये होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बहुत सिंपल सा बात है कि भैया नेट पे कितना कमाई हुआ, क्योंकि बैंक का काम तो नेट इंटरेस्ट कमाना है, यहाँ से लेना यहाँ से देना, बीच में कमाना। तो ये जो गैप है इसको परसेंटेज टर्म्स पे एक्सप्रेस करेंगे तो एवरेज एसेट से इसको डिवाइड करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसमें आ जाता है। इसमें भी देखिए टिपिकली क्या होता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इस्टेब्लिश्ड बैंक्स है उनमें ज़्यादा होता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में टिपिकली कम होता है। अच्छा, मैं ना कोई पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक थॉट प्रोसेस है विच इज़ ड्रिवन आउट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। और चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसीलिए शायद इसके अंदर में पी री रेटिंग भी हो रही है, तो उस पर चर्चा करेंगे। प्रोविजनल कवरेज रेशियो का मतलब हो गया कि देखिए बैंक जो लेंड करता है सारे के सारे पैसे तो रिकवर होते नहीं हैं, कुछ तो बैड डेट भी होते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट होता है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। प्रोविजनल कवरेज रेशियो का इस मतलब होता है कि ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय टोटल प्रोविजन। देखिए बैंक क्या करता है, प्रोविजन करके रख देता है कि अरे ये शायद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो इसके नाम का प्रोविजन कर दो, रिकवरी हो गई तो बल्ले बल्ले, और नहीं रिकवरी हुई तो कम से कम प्रोविजन करके रखा हुआ है, बैलेंस शीट को हमने क्लीन कर दिया। तो ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय टोटल प्रोविजन इनटू 100 इज द प्रोविजनल कवरेज रेशियो, जो कि 70% माना जाता है कि अच्छा है। लेकिन एनपीए पे थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। इस पे एनपीए का मतलब क्या हुआ? एनपीए का मतलब हो गया ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट, कि भैया ये इतने टाइम तक इसने मेरे को ब्याज नहीं दिया, कुछ भी कैपिटल वापस नहीं किया, तो ये ग्रॉस एनपीए हो गया। नेट एनपीए मतलब नेट एनपीए इज इक्वल टू ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन, कि पता है कि ये तो गया तो वो एनपीए कैटेगरी में चला गया। अब एसेट्स को थोड़ा और समझते हैं क्लियरली कि एसेट दो तरह के हो गए, एक स्टैंडर्ड एसेट और एक हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट में हो गया रेगुलर और स्ट्रेस। तो अगर 90 दिन कोई भी तरह का डिले नहीं है, जैसे ब्याज पे करना था मैंने नहीं पे किया तो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, एक दिन से लेकर 90 दिन तक अगर ब्याज पेमेंट नहीं हुआ है, कैपिटल पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो स्ट्रेस्ड हो गया, बराबर। अब स्ट्रेस के अंदर में 3 कैटेगरी हो गया, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 मतलब 1 दिन से 30 दिन तक, SMA 1 इज 31 to 60 डेज और SMA 2 इज 61 to 90 डेज। देखिए ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो डिफाइन किया बैंक ने, और एक है ना बेसल बोल के एक लॉ है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेबल लॉ है, जिसमें इस तरह के काफ़ी रूल्स डिफाइंड है जो कि ग्लोबली सबको इसको अडॉप्ट कर रखे हैं। तो आरबीआई ने भी इसी हिसाब से रूल्स बना रखे हैं। एनपीए मतलब 90 दिन से ज़्यादा अगर समय बीत गया कि आपने ब्याज नहीं दिया या कैपिटल कुछ भी वापस नहीं किया, तो आप डाउटफुल एसेट बन जाते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाते हैं या लॉस एसेट बन जाते हैं। डाउटफुल एसेट मतलब जो 12 महीने तक जो हैं जिनका ड्यू है वह डाउटफुल हो गए,
12 से ज़्यादा जो ड्यू हो गए वो सबस्टैंडर्ड हो गए, और जो डिफाइंड ड्यू हो गए कि नॉन रिकवरेबल है तो भाग गया है तो अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, वो हो गया नॉन रिकवरेबल। आई होप दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस, आपके माइंड में बैठ गया होगा ये पूरा। मैं ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप ये डेटा पॉइंट्स के साथ खेल सकें। बाकी वैसे काफ़ी डेटा पॉइंट स्टॉकेज में भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट मोटा मोटी एक बर्ड आई व्यू से एक चीज़ समझ में आती है कि कौन सा बैंक है जिसका नेट एनपीए बहुत कम है। तो आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, करूर वैश्य बैंक, इन सब के नेट एनपीए काफ़ी कम है। कौन सा बैंक है जिसका प्रोविजनल कवरेज रेशियो काफ़ी हाई है? तो ऐसे आईसीआईसीआई बैंक, केएमबी, उज्जीवन विलास बैंक 92% है ना, उज्जीवन फिनांस जो कि स्मॉल बैंक्स है। तो ये डेटा से हमको कुछ कुछ समझ में आता है कि भाई कौन सा बैंक है जिसमें डेटा हमको फेवरेबल है। मतलब जो डीप फंडामेंटल करते हैं वो सारे डेटा को बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बाद ही एक बैंक के ऊपर में अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, अगर आप देखें तो जो ग्रीन वाले हैं, आईसीआईसीआई बैंक का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, केएमबी का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जहाँ पर ग्रीन ज़्यादा है वो हाई एसेट क्वालिटी, बिकॉज ये कंपनीज, ये बैंक क्या करते हैं, प्रोविजनिंग काफ़ी करते हैं। तो उनको लगता है कहीं पर भी साइन मिलता है कि ये बैड डेप्ट होने वाला है या एनपीए होने वाला है, तो ये प्रोविजनिंग कर लेते हैं। तो जितना बैंक प्रोविजनिंग करते हुए चलेगा और फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड बनाएगा, वही बैंक एक्चुअल में सॉलिड है, क्योंकि वो बेटर मॉडल्स अडेप्ट कर रखे हैं जो उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स को और बेटर तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इनफैक्ट और अपने डिस्कस करेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टू जज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड बैंक एंड अ बैड बैंक। Price to book value is a very good benchmark to find a valuation of a bank. इसमें हम P रेशियो को उतना हम एक्टिवली नहीं यूज़ कर सकते, प्राइस बाय बुक को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्राइस बाय बुक टेंड्स टू गेट डिस्टॉर्टेड फॉर मोस्ट बिजनेसेस बिकॉज द बुक वैल्यू इज हिस्टोरिकल, बट बैंक्स के केस में बुक वैल्यू जो है वो लेटेस्ट बुक वैल्यू होता है, बिकॉज रोकड़ा है उसमें तो लेटेस्ट ही होने वाला है। The bank does not exist as a problem for bank as an asset and liability for banks are financial in nature or mark to market. So ये जो problem है PE वाला, ये price to book is the benchmark. And अगर आप देखें टिपिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइस टू बुक रेशियो कम होते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो है प्राइस टू रेशियो जनरली हाई रहते हैं। अभी आप देखो छोटे जो बैंक्स हैं ना, छोटे छोटे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए या केएफबी वगैरह बैंक, इनके प्राइस टू बुक रेशियो एक्चुअली में हाई है। तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है क्योंकि इनमें ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है कि ये हाई रहेंगे। नाउ बैंकिंग जो बिजनेस है ना, ये सिक्लिकल बिजनेस है और ये आपके बिजनेस साइकिल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट। अगर आप देखो ये बहुत अच्छा चार्ट हमको मिल गया। देखिए हम तो मल्टीपल रिसर्च रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं और वहाँ से बेस्ट अपना इनपुट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको सोर्स लास्ट में दे दूंगा कि किस किस रिसर्च रिपोर्ट से हमने क्या क्या इनपुट लिया है, एंड आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम हु हैव गिवन सच लवली कंटेंट टू अस सो दैट वी स्टडी एंड वी आल्सो लर्न। तो टिपिकली देखिए क्या होता है, एक साइकिल होती है जो आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है, और वो साइकिल जो है वो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्लियरली दिखेगी कि अगर नीचे की तरफ है इसका मतलब एनपीएस कम है, तो बिजनेस साइकिल बहुत अच्छा है। जैसे 2008 का जब क्राइसिस हुआ था उसके बाद से साइकिल ख़राब हो गई तो बहुत सारे एनपीएस हुए, रिस्ट्रक्चरिंग हुई, फिर लास्ट 3-4 साल से देखिए साइकिल्स बेटर हो रहे हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई बैंकिंग ओवरऑल सेक्टर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज अब जो साइकिल है वो काफ़ी फेवरेबल मोड पे चल रहा है एट दिस मोमेंट, पर्टिकुलरली इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, कोई भी बैंक को अगर हम जज करते हैं तो उसको 6 पैरामीटर पे हम जज करते हैं। पहला, इसका जो होलसेल डिपॉजिट है और रिटेल डिपॉजिट है उसमें क्या क्लासिफिकेशन है। जनरली ग्रोइंग बैंक जो है वो रिटेल डिपॉजिट की तरफ जाता है, क्योंकि छोटे पैसे लोगों के जो आए हुए रहते हैं, चांसेस कम होता है कि वो पैसा सिस्टम से निकल जाता है। कोई बड़ा पैसा अगर दे रखा बैंक को तो चांसेस है कि वो बड़ा पैसा लेके निकल जाएगा, तो बैंक के लिए लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकती है। दूसरा, ऑपरेटिंग लिवरेज, कि बैंक कितना रुपया ब्रांच बनाने में स्पेंड कर रहा है और सॉफ्टवेयर कॉस्ट क्या है, पावर कॉस्ट क्या है, और कितना पैसा वो ऑनलाइन के लिए खर्चा कर रहा है। तो हाइब्रिड मॉडल किसका है और कितना एफिशिएंट है।
तीसरा, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, तो कैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ मूव करना और लो मार्जिन प्रोडक्ट और हाई रिस्क की प्रोडक्ट से दूर रहना। जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन है, तो होम लोन जो है इट्स अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट और रिस्क बहुत कम है। ऑल्दो स्प्रेड कम है बट रिस्क बहुत कम है, क्योंकि अगर कुछ हो भी गया तो आपके पास कोलेटरल के रूप में घर तो है। तो लॉट ऑफ बैंक एंड प्रॉब्ली अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो दे फोकस अ लॉट ऑन दी होम लोन सेगमेंट, बिकॉज वो सबसे सेफ, रिलेटिवली सेफर माना जाता है। चौथा हो गया इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी, जितना बेटर एसेट क्वालिटी होगा उतना बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। पांचवा, ROE, ROA और AUM ग्रोथ। अगर ROE 15% के ऊपर है और ROA 1.8% के ऊपर है और AUM ग्रोथ 15% के ऊपर है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयरली गुड बेंचमार्क फॉर एनी बैंक। And number 6 is moving from corporate loan to the retail loan, because लोन भी अगर आप देखिए डिपॉजिट में भी जितना रिटेल होगा उतना अच्छा है और लोन में भी जितना रिटेल होगा उतना अच्छा है, बिकॉज रिकवरी परसेंटेज जो है वो रिलेटिवली बेटर हो जाती है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय क्या करता है एक बैंक का वैल्यू? एग्रेसिव ग्रोथ, ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब औकात से ज़्यादा काम करना, एग्रेसिव हो जाना बहुत। दूसरा, लिवरेज करना, जैसे क्लासिक है यस बैंक काफ़ी एग्रेसिव हो गया था, लिवरेज किया था तो उसका इम्पैक्ट आया था उसके नेटवर्थ पे। चेंज इन मैनेजमेंट और जॉकी की कोई और मैनेजमेंट आ गया जो कि कुछ भी करने को रेडी है। और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, की अगर साइकिल ही ऐसा आ गया है कि इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, और छोटे बैंक से होता है उनके लिए बहुत टफ हो जाता है टू गेट द राइट एसेट क्वालिटी। भाई अगर रिलायंस को बोरो करना हुआ तो वो छोटे बैंक से नहीं करेगा, वो बड़े बैंक से करेगा। रिलायंस सेफ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा रह के कोई भी नहीं ग्रो कर सकता, अल्टीमेटली बड़ा होना पड़ेगा और छोटे होने का डिसएडवांटेज है उसको भी पैरी ऑफ करना पड़ेगा। ओह, यस बैंक की बात कर रहे थे तो यस बैंक का चार्ट आ गया। यस बैंक में क्या हुआ था? यस बैंक में देखिए ऐसा हुआ था कि नॉन परफॉर्मिंग जो इसके एसेट थे वो 16.8% बढ़ गए। जनरली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के इतने हाई होते हैं। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 7.1% गिर गया। उसका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो वो काफ़ी ख़राब हो गया। यस बैंक ने काफ़ी एग्रेसिव लेंडिंग किया था, खासकर रियल एस्टेट में उसका बहुत बड़ा एक्सपोजर था। रेगुलेशन कंसर्न था। राणा कपूर जो है इनका उनका जो रिन्यूअल है वो नहीं हुआ था। फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो गए थे, तो उसके कारण स्टॉक जो है वो 85% तक गिर गया था एक दिन के अंदर में। और उसके बाद फिर स्टेट बैंक को इंटरवीन करना पड़ा था, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा था और स्टेट बैंक को इस बैंक को हैंडल करने के लिए बोला गया था। तो क्या बैंक के अंदर में ये सब बहुत होता है? हाँ, ये सब मतलब अगर एक बार कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो गया ना बैंक में, तब फिर उस कॉन्फिडेंस को वापस आने में बहुत एफर्ट लगता है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स के अंदर में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये क्यों हैं बड़े और ये क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज इनके अंदर में कासा रेशियो अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, ROE 1.8% है, 15 से 20% लोन ग्रोथ है और लोन पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बहुत सारे पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप प्लीज़ PPT डाउनलोड करके देखिएगा कि क्यों ये बैंक गोल्डन बैंक्स हैं। और मुझे इसमें से, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे ICICI बैंक सबसे अच्छा लगता है, फिर HDFC बैंक तो है ही अच्छा, और कोटक फिर, और एक्सिस बैंक मेरे लिए लास्ट है, क्योंकि एज अ कस्टमर मैं कभी भी उनसे सेटिस्फाई नहीं रहता हूँ। बट ठीक है, जो है सो है, अभी उसको तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है कि HDFC बैंक एक्चुअली में क्यों HDFC बैंक है। अगर आप ये डेटा देखोगे ना तब समझ में आएगा कि सच अ पावरफुल बैंक, और अभी टफ टाइम चल रहा है उनका, बट मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट HDFC बैंक विल बाउंस बैक क्वाइट वेल, बिकॉज इतने बड़े बैंक, इतना बड़ा इकोसिस्टम में इतना बड़ा बैंक का एक रोल है और वो रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में 2020 के अंदर में बहुत सारे मर्जर्स और एक्विजिशन अनाउंस हुए थे, तो अभी तकरीबन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और जनरली ये गवर्नमेंट एंटिटी माने जाते हैं, तो इसके कारण रिस्क कम है, इसीलिए उनका कासा बेटर है। क्योंकि क्या होता है, छोटे लोग जो हैं वो पैसा रखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। गांव देहात में जाइए तो वहाँ यही ना कि छोटा छोटा पैसा जो है वो पब्लिक सेक्टर, उनको कंफर्ट आता है कि भैया ये गवर्नमेंट का है, यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाला है, तो इसलिए उनका कासा बहुत कम है। द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है और उनके सब्सिडरीज, और इनका जो NPA जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड में है। ये ऐसे बात नहीं है कि ये कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर भी कंट्रोल काफ़ी चलती है।
तो इनका भी डेटा अगर आप स्टडी करोगे ना तो वही है कि कासा का एडवांटेज है, गुड मिक्स ऑफ कॉर्पोरेट और रिटेल लेंडिंग। जनरली इनके फी बेस इनकम भी काफ़ी है, जैसे स्टेट बैंक का 16% फी बेस इनकम है, कनाडा बैंक का 14% फी। कंसिस्टेंसी इनके बिजनेस के अंदर में है। जनरली वो तभी होती है जब बिजनेस के अंदर में रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी होता है। और सब्सिडरीज आप देखो, स्टेट बैंक में से एसबीआई लाइफ है, जनरल है, म्यूचुअल फंड है, कार्ड्स है, कैप्स है, ये मेरी मदर स्टॉक्स में भी आता है। कितने सारे इसके सब्सिडरीज हैं जो अपने आप में काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी वैल्यूएबल बिजनेसेस है जो स्टेट बैंक के अंदर में होस्ट रहते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। ये एक नया कैटेगरी ऑफ बैंक्स आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये एनबीएफसीज थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस इनको दिया गया था ताकि वो और बेटर हो पाए, क्योंकि एनबीएफसी होने के अपने चैलेंजेस है। जनरली कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफ़ी हाई रहती है, उनके पास डिपॉजिटर का पैसा लेने का एक्सेस नहीं होता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का रोल यही है कि वो डिपॉजिटर को ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 40% डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं स्मॉल फाइनेंस में, और इनका जो पर्पस है वो है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, जैसे माइक्रो फाइनेंस के लिए लेंडिंग करना है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, स्मॉल बिजनेस लोन, लोन टू अदर एनबीएफसीज, लोन फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। काम मोटा मोटी दोनों का सेम ही है, खाली यहाँ पर आरबीआई के पॉलिसीज़ जो है वो थोड़े से लिबरल है, और ऑब्वियसली उनके ऊपर में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी है कि आप इस कैटेगरी का डिपॉजिट्स को नहीं ले सकते, या इस कैटेगरी को आप लोन नहीं दे सकते। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन दे कैन एक्सिक्यूट। जनरली कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका हाई रहता है, बिकॉज छोटे बैंक रहते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनको नहीं मिलता, बट इट इज स्टिल बेटर देन बीइंग एन एनबीएफसी। इसलिए लॉट ऑफ द एनबीएफसीज दे एक्चुअली अपग्रेड देमसेल्फ एंड बिकम पार्ट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक बास्केट। तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मैंने 4 की बातें की। बंधन बैंक, सबके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस है। बंधन बैंक ईस्ट पे बहुत फोकस है, ऑल्दो ग्रो काफ़ी किया है, बट इसका कासा रेशियो रिलेटिवली ओके है, 41%। सूरतियो बैंक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका कासा रेशियो 44% है, और इसका फोकस बहुत अच्छा है। ये टेक पे काफ़ी फोकस कर रहा है, नए मॉडर्न चीज़ों पे काफ़ी फोकस कर रहा है। इक्विटास का कासा रेशियो काफ़ी कम है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसकी रिलेटिवली ओके है। उज्जीवन जो है उसका कासा रेशियो कम है। सो देखिए, हर बैंक का ना अपना अपना वर्किंग है, अपना अपना फोकस एरिया है, उसके आधार पे ही उसका यील्ड और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है डिफाइंड होता है। तो मतलब वी कैन डू अ कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज बैंक्स, बट फाइनली मुझे लगता है कि हर बैंक के अंदर में डीप कंपैरिजन करने के लिए वी हैव टू गो मोर डीपर इन द बिजनेस मॉडल ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि भाई अभी क्यों मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग ईयर्स हैं जहाँ पर हर बैंक का मैनेजमेंट का फोकस है कि वो कुछ और एक्स्ट्रा करें। जैसे एचडीएफसी बैंक का फोकस है कमर्शियल और रूरल बैंकिंग पे, आईसीआईसीआई बैंक का फोकस है कि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैक्स बनाना चाहते हैं। ये अब मैनेजमेंट कमेंट्रीज देखोगे ना तो वहीं से हमने पॉइंटर्स यहाँ पर पुल किए हैं। तो मैं ये स्लाइड आपको दे दे रहा हूँ, आप बाद में पढ़ सकते हैं कि किस बैंक के अंदर में भी किस तरह का फोकस है। ओवरऑल मुझे लग रहा है, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंसिडरिंग द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, कंसिडरिंग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट आ रही है बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल लेके। और अंडर परफॉर्मर जो रहता है ना, उसी का ही पॉसिबिलिटीज़ होता है एज अ सेक्टर लेवल कि वो आने वाले टाइम पे और परफॉर्मर बन सकता है। ये है रिटेल एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल डिपॉजिट। तो रिटेल लोन, जिस बैंक के पास में रिटेल का ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा ना, चांसेस हाई रहता है कि उसके यील्ड भी हाई रहते हैं, उसके एनपीएस भी कम होते हैं। एक्सेप्ट कोविड के टाइम पे रिटेल वालों की बैंड बच गई थी, अदरवाइज जनरली जो है रिटेल जो इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेफर बेट फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स। तो रिटेल लोन में एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, रिटेल डिपॉजिट में स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी। रिटेल लोन में अगर पीएसयूज में देखोगे तो रिलेटिवली कम है, प्राइवेट में ज़्यादा है, बिकॉज प्राइवेट सब मोर सर्विस फोकस, तो वहाँ पे ज़्यादा रिटेल पेनिट्रेशन है, और पीएसयूज में कॉर्पोरेट पेनिट्रेशन ज़्यादा है। और इंडसइंड बैंक वगैरह जो है जहाँ पे रिटेल का डिपॉजिट लेस है रिलेटिव टू दी लोन, रिटेल लोन जो वो लोग डिसेमिनेट कर रखे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर को हमको क्यों देखना है? देखिए,
ओवरऑल एज आई सेड कि फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बैंकिंग सेक्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और आने वाले टाइम पे जब हम हायर जीडीपी की बात कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी। तो ओवरऑल लास्ट 4-5 साल से हर डायमेंशन में बैंकिंग के फाइनेंशियल्स अच्छे हुए हैं, चाहे आरओए देख लो, चाहे आरओई देख लो, चाहे जो हिस्टोरिकल पी मल्टीपल्स देखोगे तो वो अभी एक एवरेज के नीचे ही है। तो मुझे लगता है कि एसआईपी इन बैंकिंग फोकस म्यूचुअल फंड्स और हैविंग अ बास्केट ऑफ 5 गुड क्वालिटी बैंक्स एंड इन्वेस्टिंग इन देम रेगुलरली विल बी अ गुड ऑप्शन एट दिस मोमेंट। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक अलग स्ट्रैटेजी, कोटक अलग स्ट्रैटेजी, आईसीआईसीआई बैंक। बिकॉज देखिए काम तो बड़ा सिंपल है, पैसा लेना है और लैंड करना है। अब उसमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे हो सकता है? वो या तो टीजी से हो सकता है, या अप्रोच से हो सकता है, कोई ब्रांच अप्रोच ले रहा है, कोई टेक अप्रोच ले रहा है। तो हर बैंक का अपना अपना है, एंड ग्रोथ विल ड्राइव डिपेंडिंग अपॉन विच वन वर्क्स फॉर विच बैंक। तो ये आप यू कैन obviously at your leisure you can see the PPT if you want to have a more focused. What has happened, अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि क्रेडिट ग्रोथ है बट डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है। अच्छा, ये भी एक रीज़न हो सकता है डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है, बिकॉज शेयर बाजार चल रहा है और पैसा जो है वो शेयर बाजार में जा रहा है, तो बैंक के पास कोई पैसा रखना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा मिलता ही नहीं है, तो इसको क्यों रखें। तो ये एक चैलेंज होने वाला है बैंक्स के लिए कि कैसे हम अपना डिपॉजिट ग्रोथ को और बढ़ाएं। पर इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी आई थिंक इंडिया हैज़ डन फिनोमिनली गुड जॉब। ओवरऑल जो रिस्क है इंडिया के अंदर में फ्रॉम अ बैंकिंग इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, वो अभी मीडियम जोन में आ गया है। तो इट इज़ नॉट अ हाई रिस्क जोन। द रिस्क वेटेड एसेट, जिसको RWA कहते हैं, आई थिंक रिस्क वेटेड एसेट ही बोलते हैं इसको। ये रिस्क वेटेड जो एसेट है, इट इज़ क्वाइट अंडर control, his considering the historical risk which was there in this particular sector. जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2023 के ऑल टाइम हाई लेवल पे और हाईएस्ट लोन ग्रोथ हुआ है पिछले 11 साल में अभी इन दिनों। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट, बहुत सारा एक्चुअली ये पीपीटी में बहुत सारा डेटा मिल जाएगा आपको, मैं सारी बातें अभी कवर नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप देखिएगा। टेलविंड और हेडविंड। सो टेलविंड का मतलब क्या होता है कि क्या है वो फैक्टर्स जो इस सेक्टर को हेल्प करेगा। हेडविंड का मतलब हो गया क्या है जो इस सेक्टर के अगेंस्ट है। तो क्या है जो हेल्प करेगा? नंबर 1, ये जो वेज ग्रोथ होगा FY24 के अंदर में, तो पैसे बढ़ेंगे सबके, और सैलरी ग्रोथ होता है। तो ऐसे कई बैंक्स हैं जहाँ पर सैलरी अकाउंट बहुत है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में सैलरी अकाउंट्स बहुत है, एक्सिस बैंक में, तो उनको फ़ायदा होगा बिकॉज सैलरी अकाउंट होने से क्या होता है, पैसा बैंक में पड़ा रहता है। बिनाइन एसेट क्वालिटी बेटर हो गया तो उससे क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो गया, तो क्वालिटी ऑफ लेंडिंग भी बेटर होगी। हेल्दी कैपिटल पोजीशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द बैंक, एंड रोबस्ट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी एट द स्टार्ट ऑफ द रेट कट साइकिल। जैसे अभी बात चल रही है ना कि इंटरेस्ट रेट कम करेगी गवर्नमेंट, ओके। जब कम करते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो ये साइकिल इज द राइट साइकिल फॉर एनी बैंक और एनी लेंडर टू प्रॉस्पर। हेडविंड के अंदर में क्या है कि कुछ कुछ रेगुलेटरी हडल्स आते रहते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECL बेस्ड प्रोविजनिंग फॉर बैंक्स, ये एक एडिशनल प्रोविजनिंग ऑफ लोन हो रहा है, क्योंकि RBI जो है वो चिंतित हो रखा है कि भाई इतना इंडिया के अंदर में लेंडिंग क्यों बढ़ रहा है, इतना क्रेडिट क्यों बढ़ रहा है। तो पर्सनल लोन पर्टिकुलरली रेगुलेटर के लिए बड़ा चिंतित वाला मैटर हो गया। क्रेडिट कॉस्ट का मीन रिवर्जन हो सकता है कि अभी तक तो देखिए सब कुछ सही है, बट हर चीज़ का मीन रिवर्जन होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मीन रिवर्जन के कारण कुछ नेगेटिविटी आ जाए। टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, और ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। रेगुलेटर इंड्यूस स्लो डाउन ऑन अनसिक्योर रिटेल एंड NBFC लेंडिंग। तो रेगुलेटर बहुत एक्टिव हो गया अभी, तो जहाँ रेगुलेटर बहुत एक्टिव होता है ना, वहाँ ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ शायद करना पड़ सकता है। तो जस्ट एक छोटी सी बात बिफोर हम लोग बात करें कि कैसे आप इसमें अपने फ़ायदा उठाएं, कैसे ट्रेडिंग करें, फ़ायदा उठाएं। ICICI बैंक है ना, इसको कहते हैं ये CEO फैक्ट्री है। अब देखिए इतने लोग हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में हेड कर रहे हैं, जैसे वी वैद्यनाथन, संजय चैटर्जी, माधवी पुरी, बुच जो सेबी के चेयरमैन हैं, ये सारे लोग ना ICICI बैंक।
के प्रोडक्ट्स हैं। तो ज़बरदस्त इकोसिस्टम बैंक ने बना रखा है और इसीलिए उसका बोलबाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ हिंदुस्तान कंपनीज रिपोर्ट, हिंदू, एमके रिसर्च, बीएनए सिक्योरिटीज़, एविंडस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ रिसर्च, जेफरीज की उनके रिपोर्ट्स पढ़ के ही हम इतना प्यारा कंटेंट आपके लिए बना पाते हैं। नाउ अब क्या करना है, अब मुझे ये जानना है कि भैया ये तो सब तो ठीक है, पैसा कैसे बनेगा? तो मैं आपको बताता हूँ भाई, मेरा तो देखिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि भैया हाँ मोमेंटम आना भी तो चाहिए। तो सेक्टर में जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं बैंकिंग सर्च करता हूँ। तो बैंकिंग आ जाओ भैया, बैंकिंग, इंटायर बैंकिंग सेक्टर 41 स्टॉक्स है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में। ये देखिए सारे स्टॉक है। मैं इस डेटा को एक्सेल में डाउनलोड करता हूँ, तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वाओ, लेट्स ओपन दिस। वाओ, तो ये देखिए यहाँ पर सारे कंपनीज आ गए और इनके सिंबल आ गए। मेरे को ये सिंबल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग व्यू में जाऊँगा। आपको तो पता ही है मैं ट्रेडिंग व्यू काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली यूज़ करता हूँ। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में व्हाट आई विल डू इज़ इन्वेस्टमेंट थीम जो अपन लोगों ने बना रखा है ना, इन्वेस्टमेंट थीम कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट थीम, ये रहा। तो यहाँ पर मैं एक थीम ऐड करता हूँ बैंक को, ठीक है। तो लेट्स ऐड अ सेक्शन हेयर विच विल बी बैंक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जितने भी स्टॉक्स हैं इनको अपन लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंबल वाइज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त, तो सारे बैंक आ गए। ये JNK बैंक जो है ये नहीं आया है, तो इसको मैं यहाँ पर मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, परफेक्ट है। तो सारे बैंक आ गए। अब ये देखिए ये अपना मंथली चार्ट है, ये अपना वीकली चार्ट है। तो आपको याद है ना, इन्वेस्टमेंट थीम के अंदर में हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो मंथली और वीकली चार्ट के आधार पे करेंगे। तो जैसे एक एक करके चलते हैं। आज तो सूर्योदय बैंक बहुत अच्छा काम किया है। देखिए इसमें ना कुछ कुछ पैरामीटर्स हमको बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज पी उतना रिलेवेंट नहीं है। यहाँ प्राइस बाय बुक हमारे लिए P/B बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट प्राइस बाय बुक, P/B रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। तो इसको इंसर्ट कर लेते हैं तो, और इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, नीचे रहने देते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो इसका प्राइस बाय बुक जो है ये लॉन्ग टर्म के आधार पे मोटा मोटी ठीक है। मोमेंटम है स्टॉक के अंदर में और रेवेन्यू ग्रोथ भी है, इसका मतलब बिजनेस ग्रो कर रहा है। और वीकली चार्ट के अंदर में स्ट्रेंथ है, खाली मोमेंटम आने को बचा है, अदरवाइज मोटा मोटी ये स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। तो सूर्योदय जो है ये मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा, तो इसको मैं कलर कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। ओके, JSFB का पुराना डेटा नहीं है तो मैं अभी इसको नहीं दिमाग लगाऊंगा। उज्जैन सेफ बैंक, वाह, ये देखिए कितना कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी मोमेंटम इसके अंदर में काफ़ी टाइम से है, तो डेफिनेटली इसको भी मैं पॉजिटिव जोन में रखूँगा। नहीं, इसमें अभी वीकली बेसिस पे आ रहा है, सभी में नेगेटिव है, तो आई वेट फॉर दिस स्टॉक, इसको चेक करना होगा। ये कौन सा बैंक है, ESAFSFB, ये क्या बैंक है? अच्छा, ESAF स्मॉल बैंक, सॉरी अबाउट इट। तो ये भी रिसेंट लिस्टेड है, तो इसके अंदर में हम मोमेंटम ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक इसमें अवॉइड करना चाहिए। तब तक पुराने कुछ डेटा नहीं मिलता है तब तक मोमेंटम ट्रेडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। CSB बैंक, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अगेन इसमें भी ग्रीन नहीं आया, मतलब मोमेंटम इनिशिएट नहीं हुआ है, तो प्रॉब्ली आई होल्ड। बट RSI देखिए कितना ज़बरदस्त है, चार्ट पैटर्न भी स्ट्रेंथ बता रहा है। बट एक बार ये ग्रीन आ जाए ना तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आ जाए। धन में इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सूर्योदय में भी था कि ये ग्रीन नहीं आया था, तो एक बार मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। इसका ग्रीन आ जाएगा उसके बाद में दिमाग लगाएंगे। ओह, ये धन बैंक, वाह क्या बात है। ये धनलक्ष्मी बैंक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धनलक्ष्मी बैंक। ये धनलक्ष्मी बैंक, तो इसमें देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंग, ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर मोमेंटम भी है। तो यस, अगर मुझे इसमें मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसमें देखूंगा। बंधन बैंक तो मैं एकदम भी हाथ नहीं लगाऊंगा, नॉट एट ऑल। HDFC बैंक देखते हैं, मोमेंटम बहुत ख़राब है, ऑल्दो प्राइस इसका रिकवर कर गया, बट नॉट अ वेरी गुड बैंक फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। बट हाँ, अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो उसके एक अपना अलग स्टडी है जो आप करके
इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। CUB के अंदर में भी अभी मोमेंटम नहीं आया है, तो आई विल वेट। ऑल्दो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है बट मोमेंटम नहीं आया, तो प्रॉब्ली आई विल वेट। AU बैंक के अंदर में अगेन मोमेंटम डाउन है, तो आई विल वेट। सो बिकॉज आई एम अ मोमेंटम इन्वेस्टर, आई प्रेफर टू वेट देन मोमेंटम कम्स। बट अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन माय फंडामेंटल मैं स्टॉक के अंदर में पोजीशन बिल्ड कर लूँगा। बट एट दिस मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन माय इन्वेस्टमेंट थीम। दिस इज इंटरेस्टिंग। अगेन ये भी लाल है, ये ग्रीन प्रॉब्ली हो जाएगा तो मैं एंट्री करूँगा, बट ट्रैक करने लायक है। बैंक ऑफ इंडिया, वाओ, ये देखिए, ये बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया अपने को, तो इसको डेफिनेटली हमको देखना चाहिए। एक्चुअली KTK बैंक को भी रुक जाते हैं। लेट्स फोकस ओनली ऑन बैंक जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। साउथ बैंक बहुत अच्छा लगा। मेरे को लग रहा है पब्लिक सेक्टर जितने भी बैंक्स होंगे ना, उन सब के अंदर में अभी ये मोमेंटम आपको सही दिखेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज बैंक्स हैव रैलीड। कोटक बैंक वगैरह आज के रेट में मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ। यूनियन बैंक ज़बरदस्त, IDBI ज़बरदस्त, मतलब मोटा मोटी ये सारी बैंक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो माई हम्बल सजेशन इज़ कि 4-5 बैंक के ना वो बनाइए, बास्केट बनाइए, और 4-5 बैंक में पैसे डालिए। एक बैंक पे रिलाय मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो अंदर में क्या पक रहा है और आप उसमें फंस जाएं। तो अवॉइड करिए। और प्राइवेट बैंक्स तो डेफिनेटली अभी नहीं लग रहे हैं कि कुछ तो कुछ एक्साइटिंग जर्नी दिखाने वाले हैं, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आज की भी रेट में डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम है। तो अगर आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग बेट लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी बहुत जान बाकी है। एटलीस्ट ये एनालिसिस करके तो अपने को समझ में आ रही है। लंबा चल गया, कोई बात नहीं है। क्या होता है कि इतनी बातें रहती हैं, बात करते करते समय का पता नहीं लगता है, बट मुझे बहुत मज़ा आता है। इससे क्या है ना, मुझे बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा एकदम एलिमेंट्री ज्ञान मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एडवांस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये वीडियोज़ ना बहुत ही बेसिक करना चाहता हूँ, ताकि एक आम आदमी भी मुझसे ये कॉन्सेप्ट को सीख जाए। जितना मैं बहुत ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा तो अगेन वही बात है कि बड़े बड़े लोग समझ पाएंगे और आम आदमी समझ नहीं पाएगा। तो आई होप दिस वाज यूजफुल। रिपीट करता हूँ, समरी करता हूँ कि बैंकिंग ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोटेंशियल मुझे काफ़ी लग रहा है, और इसके अंदर में आज की रेट में मोमेंटम में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, और प्राइवेट जो है उसमें आप कॉन्ट्रेरियन प्ले कर सकते हैं, बट दैट शुड कंपल्सरी बी एन SIP विथ 5-6 बैंक्स एज अ बास्केट। एक सिंगल बैंक के ऊपर में आप रिलाय मत करिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कल कौन सा येस बैंक बन जाए और आपके पैसे डूब जाए। आई होप इट वॉज यूजफुल। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और मेरा काम पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए कि यस यू आर लाइकिंग इट। जस्ट मेंशन यस आई एम लाइकिंग इट अगर अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और इन्वेस्टमेंट थीम पे फोकस करूं, कुछ बनाऊं, कुछ सीखूं, तो आप इन्वेस्टमेंट थीम भी मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इन्वेस्टमेंट थीम। मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आई एम श्योर आपको भी सीखने में बहुत मज़ा आता होगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।